अगर मान के चलिए कि नोटिफिकेशन नेक्स्ट मंथ दिसंबर में आता है तो जनवरी या फरवरी में एग्जाम हो जाएगा। ये जो एग्जाम है इसमें एसएससी वाला स्टूडेंट भी बैठ रहा है, पीसीएस वाला भी, जो आरओ की तैयारी कर रहे हैं वो भी बैठ रहे हैं। सबसे अच्छा है प्रीवियस ईयर को लगा के देख लें कि मैथ्स और रीजनिंग के कौन कौन से चैप्टर हैं वो एग्जाम में पूछे गए हैं। ट्यूशन तो ऐसा है कि आप बाकी सब्जेक्ट के लिए भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वो वन लाइनर रहता है। इंग्लिश के लिए क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगी कि मतलब अगर इतना कर लिया जाए तो सफिशिएंट है? क्योंकि जीएस भी यहाँ पे काफी ज्यादा पूछी जा रही है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आपको वैसे भी पूरा अटेम्प्ट करना है। 3 घंटे में पेपर कंडक्ट करवाया गया, फिर 15 मिनट का बीच में ब्रेक था और उसके बाद सेम डे टाइपिंग। जो यूपीपीएससी आरओ का एग्जाम इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ का है, दोनों में क्या आपको डिफरेंस लगता है? हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम इवांशु, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हमारे साथ आरती मैम है, जिनका इलाहाबाद हाई कोर्ट में एआरओ की पोस्ट पर चयन हुआ था। तो आज के इस वीडियो में इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड जो आप लोग का क्वेश्चन होता है आरओ से रिलेटेड, वो मैम से डिस्कस करने वाले हैं। साथ साथ जो इसकी स्ट्रेटजी होती है कि कहाँ से पढ़ें, किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक्स वगैरह पढ़ें, सब कुछ आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैम बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। मैम आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड जानना चाहेंगे, क्या पढ़ाई आपने की है, यहाँ सिलेक्शन के पहले कहाँ तक आपकी पढ़ाई रही? इसके पहले मैंने बीएससी किया था पीसीएम के साथ, और उसके बाद एमए इकोनॉमिक्स में। अच्छा, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ का जो फॉर्म आया, तो क्या उसके पहले आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रही थी या फिर फॉर्म आया तो आपको लगा कि नहीं इसकी तैयारी करना चाहिए, सिलेक्शन हो जाएगा यहाँ पे? नहीं, मैं पहले से भी तैयारी में थी, एसएससी की तैयारी कर रही थी, यूपी ट्रिपल एससी के जो एग्जाम होते थे, लोअर पीसीएस, इन सारी तैयारी में थी। इसी बीच ये फॉर्म आया था तो मैंने अप्लाई किया था। एसएससी की तैयारी करें तो क्या एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए ये एग्जाम थोड़ा आसान हो जाता है अगर पीसीएस की अपेक्षा बात करें? क्योंकि पीसीएस के एग्जाम देने वाले छात्र भी इस एग्जाम को देते हैं और जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस एग्जाम में बैठते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के लिए आसान हो जाए। ये जिस तरीके का एग्जाम है वो ऐसा है कि सभी को एक लेवल पे लाके खड़ा कर देता है। जो एसएससी की तैयारी कर रहा है उसका मैथ्स और रीजनिंग थोड़ा सा स्ट्रांग होगा, और जो पीसीएस की तैयारी अगर करता है तो उसका जीएस थोड़ा सा स्ट्रांग होगा। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो यहाँ सब सेम लेवल पे होता है, क्योंकि इसमें सारे ही सब्जेक्ट कवर किए जाते हैं, हिंदी, इंग्लिश, जीएस और रीजनिंग और मैथ्स भी। मैथ्स में अर्थमेटिक आता है, बहुत थोड़े से क्वेश्चन उसके भी रहते हैं। अच्छा, अगर नोटिफिकेशन की बात करें, आप वहां पर जॉब कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कब तक नोटिफिकेशन आ जाएगा? बहुत सारे छात्र इंतजार कर रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी का। देखिए, एज सच तो मुझे नहीं पता कि कब तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन चूंकि हम लोग का भी प्रमोशन हुआ है तो नोटिफिकेशन जल्दी आने की चांस है। अच्छा, प्रमोशन होने के बाद एआरओ से आरओ का हाँ हाँ, तो सीट क्योंकि अब खाली हो गई। हाँ खाली होती हैं, तो फिर अब चांस है कि अब नोटिफिकेशन आ जाए। अच्छा, क्या जो सचिवालय होता है, लखनऊ वाला सचिवालय है, उसकी अपेक्षा यहाँ पर प्रमोशन जल्दी हो जाता है? क्योंकि लगभग 2-3 साल के अंदर आपका प्रमोशन हो गया। हाँ, प्रमोशन मतलब पहला प्रमोशन तो थोड़ा फास्ट ही होता है, और बाकी तो मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ पहला प्रमोशन की अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो वो फास्ट होता है। हमसे पहला जो बैच था उनका विद इन 1 ईयर हो गया था, 2 साल में प्रमोशन हुए हैं। हमारा प्रमोशन सबसे लेट हुआ 3 साल के बाद। अच्छा, अगर नोटिफिकेशन की बात करें, अगर मान लीजिए नोटिफिकेशन आता है या फिर आपके एग्जाम के नोटिफिकेशन की बात करें, नोटिफिकेशन के कितने मंथ बाद आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया गया था, कितना टाइम मिला था एग्जाम के लिए? देखिए, जो हमारा नोटिफिकेशन आया था वो सितंबर में आया था 2021 में, और जो एग्जाम हुआ था वो नवंबर और दिसंबर में हुआ था। आप खुद ही देख लीजिए कि अक्टूबर ही सिर्फ बीच में मिल रहा है, तो आपके 1 महीने का ही गैप रहता है, 1 से 1.5 महीने का। उसके बाद एग्जाम कंडक्ट हो जाता है। अगर मान के चलिए कि नोटिफिकेशन नेक्स्ट मंथ दिसंबर में आता है तो जनवरी या फरवरी में एग्जाम हो जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं रहता है। जो आपका एग्जाम होता है, जीएस के पेपर होते हैं और साथ में आपको टाइपिंग भी करनी होती है, तो दोनों के पेपर के बीच में कितना टाइम मिलता है आपके एग्जाम के समय, या उसके पहले क्या टाइमिंग रहती थी? देखिए, हमने जो दिया एग्जाम वो 2021 वाला था। इसके पहले मैंने ऑनलाइन हुआ था। इसके पहले मैंने 2019 वाला भी दिया था। तो जो मैंने पहला पेपर दिया था 19 में, जब मैंने अप्लाई किया था, तो उस टाइम पे टाइपिंग अलग होती थी। मतलब पहले पेपर 1 होता था, जीएस का होता था, उसके बाद फिर उसका रिजल्ट आता था, उसके बाद टाइपिंग होती थी। अभी जब 2021 वाला एग्जाम हुआ था तो उसमें क्या हुआ था कि पहले 3 घंटे में पेपर कंडक्ट करवाया गया, फिर 15 मिनट का बीच में ब्रेक था, और उसके बाद सेम डे टाइपिंग थी। सेम डे उसी आपको जो सिस्टम आपको मिला है उसी पे टाइम? हाँ, सेम सिस्टम पे टाइपिंग थी। अगर वहाँ आपको कीबोर्ड में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप उसको चेंज करवा सकते हैं, बाकी कोई उसमें वैसा नहीं था। रिजल्ट कितने दिन बाद आता होगा एग्जाम के कंडक्ट कराने के बाद? रिजल्ट 2.5-3 मैक्सिमम 4 महीने के अंदर आ जाता है।
बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता रिजल्ट रिजल्ट के आने बाद में। क्या चीजें होती है, मेडिकल वगैरह होता है या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम मिलता है, कैसे रहता है, इसका प्रोसेस क्या है? देखिए, रिजल्ट आता है, उसके बाद आप देख लेंगे कि इसमें जिस मतलब जो भी हैं जिन्होंने भी क्वालिफाई किया है, तो उस पर डीवी होना होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ही आपको अपना मेडिकल भी सबमिट करना रहता है। तो मेडिकल आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, वहाँ का जो जिला अस्पताल है सीएमओ, वहाँ से आप अपना मेडिकल करवा के ले आइए। पुलिस वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है, तो उसमें आपका कोई रोल नहीं हाँ, है, वो वो तो हाई कोर्ट अपना मतलब खुद से करवा लेगा। उसके बाद जैसे कि रिजल्ट के बाद अगर ज्वाइनिंग की बात करें तो कितना समय लगभग बाद ज्वाइनिंग हो जाती होगी? रिजल्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है 1 से 1.5 महीने के अंदर, और उसके बाद हमारी ज्वाइनिंग में थोड़ा टाइम लगा था क्योंकि ज्वाइनिंग पे स्टे वगैरह था। उसके पहले की अगर हम वैकेंसी को देखें, हाई कोर्ट के रिकॉर्ड को देखें, तो ज्वाइनिंग में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 2-3 महीने के अंदर ज्वाइनिंग जो है वो करवा ली जाती है। ओवरऑल अगर प्रोसेस पूरा बात करें तो लगभग 8-9 महीने के अंदर के हाँ, आसपास 8 से 9 महीने के अंदर पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। नोटिफिकेशन आएगा, हाँ, उसी में और आपका मुझे एग्जाम इस हाई कोर्ट इसी वजह से मतलब बहुत ज़्यादा समझ में आता है कि नोटिफिकेशन आएगा और फास्ट प्रोसेस होती है। आपका होना है या नहीं होना है, आपका बहुत ज़्यादा टाइम इसमें कंज्यूम नहीं होता है। आप अपनी दूसरी वैकेंसी में लग जाओगे अगर आपका नहीं होना एक है ही तो। एग्जाम होता है, मतलब हाँ, प्री आप इसमें मेंस फँसे का नहीं कोई वो रहोगे। होता नहीं? नहीं, एक ही एग्ज़ाम होता है। एक जीएस का एक पेपर होता है, 200 क्वेश्चन जिसमें आते हैं। तो एक एग्ज़ाम है, उसके बाद टाइपिंग, कुल मिला के 50 नंबर की जो है वो टाइपिंग होती है। ओवरऑल टाइपिंग के नंबर भी इसमें ऐड होते हैं कि आपने टाइपिंग मतलब क्वालीफाइंग नहीं है, जैसे और एग्ज़ाम में होती है। इस वाले एग्ज़ाम में टाइपिंग क्वालीफाइंग नहीं है, उसके नंबर ऐड होते हैं। अच्छा, अगर हम सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी की बात करें, जैसे आपने बताया जीएस के 200 नंबर के पेपर आते हैं, तो अगर सब्जेक्ट वाइज बात करें, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, तो उस हिसाब से आप बताइए कि किसका वेटेज ज्यादा है या फिर उसके लिए कौन सी बुक्स वगैरह या फिर क्या रिसोर्सेज हमें पढ़ना चाहिए ताकि एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई किया जा सके, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है, तो काफी अच्छी तैयारी भी होनी चाहिए। देखिए, इसमें अगर हम सब्जेक्ट के वेटेज की बात करें, तो रीजनिंग जिसमें अर्थमेटिक के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, हाँ, मैथ्स के भी रहते हैं, मैथ्स में अर्थमेटिक ही रहता है, तो वहाँ उस पोर्शन से 25 क्वेश्चन रहते हैं। 22 से लेके 24-25 जितना मुझे याद आ रहा है वो कंप्यूटर का रहता है उतना पोर्शन। तो कंप्यूटर का भी इसमें ठीक ठाक जो है वो हिस्सा है। और दूसरा जो इसमें तीसरा पोर्शन है, वो है हिस्ट्री को लेके, मॉडर्न हिस्ट्री और नेशनल मूवमेंट। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं 35 से लेके 40 तक एग्जाम में इन दोनों पोर्शन से। हिस्ट्री मतलब इतना कवर कर लेती है, हिस्ट्री प्लस नेशनल मूवमेंट, कुल मिला के इतना हो जाता है। उसके बाद इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों आते हैं, 10 क्वेश्चन हिंदी के रहते हैं, 10 जो है वो इंग्लिश के रहते हैं। यूपी जीके से भी क्वेश्चन आते हैं, एग्रीकल्चर से भी आपको देखने को मिल जाएंगे 10 या 12 क्वेश्चन, 8 मतलब 8 से लेके 12 आपको एग्रीकल्चर से देखने को मिल जाएंगे। करंट अफेयर्स का भी बहुत अच्छा खासा इसमें है। दूसरा ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स हो गई, एनवायरनमेंट हो गया। मतलब ये ऐसा एग्जाम है जो जितने जितना मुझे याद आ रहा है कि जितने सब्जेक्ट हो सकते हैं वो सारा सबसे सारा ही कवर करता है। मतलब पहला एग्जाम है कि ये हिंदी की भी क्वेश्चन आ रहे हैं, इंग्लिश भी आ रही है, एग्रीकल्चर भी है, कंप्यूटर भी है, मैथ्स है, रीजनिंग है, जीके जीएस का भी पूरा ही है। जो मैम बता रहे हैं अभी किस सेगमेंट से कितना क्वेश्चन आया, हम स्क्रीन पर लगा देंगे। मैम ने नोट करके रखा है इनके एग्जाम में किस पोर्शन से क्या क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी अगर मैम हम सब्जेक्ट की बात करें, जैसे अगर आपने बताया कि मैथ या रीजनिंग का बताया, तो इसके लिए क्या रिसोर्सेज आपने फॉलो किए थे या क्या पढ़ना चाहिए छात्रों को जो तैयारी कर रहे हैं? देखिए, मैथ्स और रीजनिंग का मैं आपको बताऊं, अगर आप एसएससी के स्टूडेंट हैं, जैसे मैं एसएससी की भी तैयारी कर रही थी, तो अगर आप एसएससी या फिर यूपी ट्रिपल एससी के स्टूडेंट हैं, तो आपको मैथ्स और रीजनिंग को लेके बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपने पीसीएस वाले उसमें जहाँ चिंता पे करते पढ़ा हो, हैं। हाँ हाँ, पीसीएस वालों को रहती है। तो मैं यही कहूंगी, एक बुक ले लें और वही पोर्शन कवर करें जो एग्जाम में आ रहा है। सबसे अच्छा है प्रीवियस ईयर को लगा के देख लें कि मैथ्स और रीजनिंग के कौन कौन से चैप्टर हैं वो एग्जाम में पूछे गए हैं। आप कोई भी बेसिक बुक लेके भी उसको पूरा ना लगाएं, उसमें वही वही आप टॉपिक या वही चैप्टर लगाएं जो जो आपके प्रीवियस एग्जाम ईयर में पूछे। पूछे गए हैं। आप 19 के भी एग्जाम उठा के देख लें, फिर 21 में जो हुआ वो पेपर भी देख लें, वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कौन सा पोर्शन पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है। तो बेसिक कोई भी बुक, और किसी भी आप एक यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लें, क्योंकि मैंने जो अपनी पूरी पढ़ाई करी है वो यूट्यूब से ही करी है। क्योंकि मतलब उससे आइडिया लग जाए, क्वेश्चन लगाने का तरीका हाँ, पता ये चल आपको खुद इंट्यूशन आएगा कि अगर इस तरीके के क्वेश्चन हैं तो फिर हमारा कौन सा चैनल है वो बहुत ठीक तरीके से कवर करवा रहा है। थोड़ी आपको रिसर्च करनी पड़ेगी तो हम किसको फॉलो करें।
और बेसिक आप अपना कवर करने के बाद आप अपने प्रीवियस ईयर को ही कर लें। आप अगर मॉक भी लगा रहे हैं तो वो भी मैं तो ये सजेस्ट करूंगी कि आप प्रीवियस ईयर लगा लें, क्योंकि जितना मैंने देखा है हाई कोर्ट के मॉक मतलब उस लेवल पे कोई बनाता है या नहीं बनाता है, वो भी एक थोड़ी दिक्कत की बात है। तो प्रीवियस ईयर में अच्छा खासा कवर हो जाता है। आप अगर आपको मॉक भी लगाना है तो आप प्रीवियस ईयर को लगा लें, वो ज्यादा ठीक है। इसके अलावा आपने बताया हिस्ट्री का कि मतलब हिस्ट्री से काफी क्वेश्चन रहते हैं, तो हिस्ट्री के लिए क्या सोर्सेज आपने पढ़ा था या आप क्या सजेस्ट करना चाहिए, कौन सी बुक्स वगैरह पढ़ना चाहिए? ये हिस्ट्री के लिए एक तो जो मैंने किया था वो घटना चक्र का जो पूर्वालोकन आता है मैंने वो लगाया था। पूर्वालोकन मैंने सभी सब्जेक्ट के लगाए थे, वो चाहे घटना चक्र का मतलब हिस्ट्री का हो, घटना चक्र, ज्योग्राफी का, साइंस का, पॉलिटी का, मतलब ये तो मेन है जो मैंने करे ही थे। इसके अलावा एक यूट्यूब चैनल है, अब तो मुझे नहीं पता, उस टाइम पे बहुत ज्यादा फेमस नहीं था वो, श्री एजुकेशन करके। मुझे उनकी वीडियोस बहुत समझ में आती थी, बहुत अच्छी लगती थी, तो मैंने उनको भी फॉलो करती थी। और आप चाहे अलग से नोट्स बना लें अगर आपके पास समय है तो, अगर नहीं है तो आप वहीं बुक में कहीं थोड़ा पेज काट काट के मतलब छोटे छोटे चिपका लें, वहीं लिख लें, वो जैसे भी आपको सहूलियत हो। तो इसके अलावा और जो सब्जेक्ट मान लीजिए अगर बात करें कंप्यूटर की बात करें या फिर कृषि वाला पोर्शन काफी पूछा जाता है, उसके लिए क्या चाहिए? कंप्यूटर में जो मैंने फॉलो किया था वो अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक थी, और अरिहंत पब्लिकेशन की जो बुक थी उसको भी मैंने पूरा नहीं पढ़ा था। उसमें से मैंने वही पोर्शन पढ़ा था जो मुझे रिलीवेंट लगा था एग्जाम को लेके। मुझे लगता है स्टार्टिंग के 5 से 6 चैप्टर ही मैंने उसके पढ़े थे। और मेरे पास एक अमर उजाला की एक बुकलेट थी, शायद किसी न्यूज़पेपर के साथ आई थी, कैसे आई थी मुझे अभी याद नहीं है। बहुत पतली सी थी, वो छोटा छोटा उसमें लिखा हुआ था, मतलब आप उसको कंप्यूटर के लिए? हाँ कंप्यूटर के लिए, मतलब आप उसको पॉकेट में भी रख के ले जाएं और आराम से उसको पढ़ लें। तो मेरे पास वो थी, मैंने उसको पढ़ा था। और कंप्यूटर के लिए मैंने, क्योंकि मेरे साथ ये थोड़ी सी दिक्कत है, मैं डायरेक्ट बुक नहीं पढ़ पाती। सहारा लेना पड़ेगा हाँ चैनल मतलब वगैरह का। हाँ मेरे साथ ये है कि मैं डायरेक्ट बुक नहीं पढ़ पाती, तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं पहले कहीं से हाँ, उसके थोड़ा बारे सा, में हाँ आइडिया मिल जाए। मुझे थोड़ा आइडिया मिल जाए मैं पढ़ लूँ। तो मैं उसके लिए भी मतलब यूट्यूब चैनल ही फॉलो करती थी। और कृषि के लिए? मैंने एग्रीकल्चर नहीं पढ़ा था, साइंस में जितना कवर हो गया था वही मैंने पढ़ा था। और घटना चक्र में एक विविध करके जो आता है, तो वहां से पूर्वालोकन में विविध करके रहता है, लास्ट। हाँ लास्ट में, तो वो मैंने पढ़ा था। तो वहां से मुझे लगता है कि क्वेश्चन कवर हो गए थे। बाकी अगर अभी किसी को पढ़ना है तो आप कोई पीडीएफ वगैरह या कोई बहुत पतली सी किसी बुक, हाँ मतलब मुझे नहीं लगता कि यहाँ बहुत ज्यादा टाइम जो है वो देना ठीक रहेगा। वो इसलिए नहीं रहेगा कि एग्रीकल्चर ऐसा सब्जेक्ट है जो बाकी किसी एग्जाम में नहीं आता। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टूडेंट अलग से एग्रीकल्चर की बैठ के तैयारी कर रहा होगा। अगर 12 क्वेश्चन आते सबके हैं, लिए? किसी के 6 सही होंगे, किसी के 7, किसी के 8, एक एवरेज जो है वो वही रहता है। तो वो आपको बस उतने भर का ही मतलब ठीक करने हैं, 7-8 ही क्वेश्चन, आप 12 करने के चक्कर में ना पड़े। बाकी पोर्शन पे ध्यान दें, मैथ्स पे ध्यान दें, रीजनिंग पे ध्यान दें, जहाँ से कोई गलत नहीं करता है तो वहां से आपका भी गलत नहीं होना चाहिए। और जैसे आप बता रहे हैं साइंस के लिए, तो साइंस के लिए क्या घटना चक्र ही पढ़ा था, पूर्वावलोकन, या फिर उसके अलावा कोई और बुक आपने उसके साथ फॉलो की थी? हाँ साइंस के लिए मैंने घटना चक्र, पूर्वालोकन लगाया था। और क्योंकि मैंने बीएससी किया है तो मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री में मुझे दिक्कत नहीं होती थी। मैंने बायोलॉजी के लिए उस टाइम पे जो मुझे सबसे ज्यादा ठीक लगा था, ज्ञान प्रकाश झा करके एक टीचर हैं, उन्होंने बायो की 2 या 3 वीडियो डाली हुई हैं। 2 या ढाई घंटे की एक वीडियो की लेंथ रहती है, शायद 5-5 घंटे भी हो, अभी मुझे उतना याद नहीं है। तो मैंने वहां से उनके चैनल को फॉलो किया था, उसके नोट्स बनाए थे। और साइंस में आप ल्यूसेंट को भी अच्छे से पढ़ सकते हैं, मतलब ल्यूसेंट तो ऐसा है कि आप बाकी सब्जेक्ट के लिए भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वो 1 लाइनर रहता है, वो आपको एक लाइन भी पढ़ने के लिए उसके पीछे की कहानी पता होनी चाहिए, मतलब वो आप याद कैसे रख पाएंगे। तो जियोग्राफी और पॉलिटी का भी वेटेज रहता है काफी इसमें, तो इसके लिए क्या चीज करें? पॉलिटी के लिए मैंने घटना चक्र, पूर्वालोकन ही लगाया था। दूसरा श्री एजुकेशन जो चैनल है उस पे उस टाइम बहुत अच्छी पॉलिटी पढ़ाई गई थी। मैंने किसी के मतलब किसी से इसका नाम नहीं सुना था, मैंने खुद से ही जो मुझे ठीक लगा था, मुझे लग रहा आपने था सर्च कि किया था मैंने तो? ही सर्च किया था, मतलब कई सारे चैनल से मैंने पढ़ा, उसके बाद मुझे वही समझ में आया था कि हाँ ये ठीक ही अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो फिर मैंने वही जो उनकी प्लेलिस्ट थी उसको ही मैंने कंप्लीट किया, वहीं से छोटे छोटे नोट्स बना लिए और पूर्वालोकन ही लगाया था। और ये जियोग्राफी के लिए? ज्योग्राफी के लिए 2019 के टाइम पे ना आलोक सर का
वो था, मतलब उन्होंने अपना चैनल उसके पहले स्टार्ट किया था, तो आलोक सर पढ़ाते थे, तो मैं उसी से नोट्स बनाती थी। मतलब मेरी जो तैयारी है वो 19, 20, 21 इस टाइम पे हुई है। तो ज्योग्राफी मैंने आलोक सर से पढ़ी है, उनके नोट्स बनाए हैं, उनसे पढ़ी है, और ये पूर्वावलोकन लगाया है। और हिंदी के लिए क्या चीजें कर सकते हैं? हिंदी के लिए अगर आप सचिवालय के आरओ की तैयारी कर रहे हैं, तब तो आपको सोचना ही नहीं है, आप बिना पढ़े भी चले जाएंगे, आपका हो जाएगा, उतना आपने पढ़ा होगा। और अगर आप यूपी ट्रिपल एससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी हिंदी आती है। तो हिंदी के लिए मैंने जो फॉलो किया था वो अरिहंत पब्लिकेशन की पतली वाली बुक है, वो मैंने फॉलो करी थी। आप चाहे उसको पढ़ लें, या फिर अरिहंत पब्लिकेशन की एक प्रीवियस ईयर करके भी आती है, चाहे तो आप उसको ले लें, जो भी आपको ठीक लगे। अच्छा, इंग्लिश के वेटेज की बात करें, क्योंकि हमारे साथ जो छात्र जुड़े हैं कहीं ना कहीं पीसीएस की तैयारी करने वाले ज्यादा हैं, तो उनके लिए इंग्लिश में काफी समस्याएं होती हैं। तो इंग्लिश के लिए क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगी कि मतलब अगर इतना कर लिया जाए तो सफिशिएंट है, इंग्लिश के क्वेश्चन अच्छे से हो जाएं? क्योंकि इसके पहले जब मैंने रिसर्च किया तो देखा कि इंग्लिश के काफी ज्यादा क्वेश्चन आते थे, लेकिन जब पिछली बार जो पेपर हुआ 21-22 वाला पेपर हुआ था उसमें कम क्वेश्चन आए थे इंग्लिश। हाँ, देखिए इंग्लिश का जो 2019 में एग्जाम हुआ था उसमें 50 क्वेश्चन आते थे। मतलब उसके पहले जब हाई कोर्ट एग्जाम कंडक्ट करवाता था तो 50 सवाल जो है वो इंग्लिश के पोर्शन से आते थे। उसके बाद जिस साल मैंने एग्जाम दिया तो उस साल 10 क्वेश्चन इंग्लिश के उससे आए थे, 10 ही हिंदी से आए थे। अब इस बार पता नहीं कि 10 आए या 50 आए। अगर अभी जब नोटिफिकेशन आए तो उसके बाद अब देखना, अगर 10 आए तब तो मैं यही सजेस्ट करूंगी पीसीएस वाले लोगों के लिए कि आपका जो पोर्शन स्ट्रांग है उसको बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ें। इंग्लिश में आपको अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 6 या 7 भी कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत है। उसके लिए कोई उसके लिए मैं हाँ बता रही हूँ आपको। तो आप एसएससी सीएचएसएल का प्रीवियस ईयर की कोई बुक ले लें, जिसमें हाँ सीएचएसएल का प्रीवियस ईयर का, और अपने टॉपिक रिलीवेंट टॉपिक मतलब जो हाई कोर्ट में पूछे गए हैं वो टॉपिक मतलब प्रीवियस ईयर आप उसका पढ़ लें, क्योंकि हाई कोर्ट की अपनी अलग से मतलब कुछ ऐसा है नहीं कि कोई कंपाइल हो, प्रीवियस ईयर की कोई बुक आती हो, तो आपको फिर अदर सोर्स जो है वही फॉलो करने पड़ेंगे। अगर ओवरऑल अगर हम बात करें सारे सब्जेक्ट की मिला के, तो क्या अगर कोई छात्र लूसेंट पढ़ रहा है या फिर घटनाचक्र पूर्वावलोकन पढ़ रहा है, जीएस के पोर्शन की बात करें, तो क्या ये दोनों बुक सफिशिएंट है? हाँ एकदम। अगर कोई ल्यूसेंट फॉलो कर रहा है और घटना चक्र को ठीक तरीके से फॉलो कर रहा है, साथ साथ करंट अफेयर्स पे हाँ, उसका करंट ध्यान अफेयर है, बिल्कुल। क्योंकि आप करंट अफेयर्स को इग्नोर नहीं कर सकते। तो अगर आप करंट अफेयर्स ठीक तरीके से पढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि उतना मतलब हो जाएगा सफिशिएंट। अब आप बताइए कि करंट अफेयर के लिए क्या बेटर सोर्स हो सकता है, क्योंकि करंट अफेयर के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, क्योंकि डेली भी बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते रहते हैं करंट अफेयर, या फिर मंथली मैगजीन आती है, या एग्जाम के समय पे हो सकता है कोई ईयरली मैगजीन भी आती हो। तो क्या आपको लगता है क्या ज्यादा बेटर रहता है, कहाँ से अच्छे नंबर गेन किया जा सकते हैं? देखिए करंट अफेयर्स के लिए जितना मुझे समझ आता है, हाई कोर्ट के मतलब जो एग्जाम है उसके लिए, कि ये एक तरीके से वनडे एग्जाम है और इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी तरीके के होते हैं कि आप वन लाइनर वाले जो फॉर्म में अगर कोई करंट अफेयर्स को करवा रहा है, मतलब आप 1-1.5 घंटे की वीडियो ना देखें, वो पीसीएस यूपीएससी वाले फॉलो करते हैं। आप कोई 15 मिनट में पर डे किसी ने कवर करवाया है, 20 मिनट में कवर करवाया है, तो आप उस वीडियो को फॉलो करें, हर दिन देखें, वीकली देखें और मंथली देखें। अगर आपको उसी चैनल का समझ में आ रहा है तो फिर उनकी चाहे आप पीडीएफ ले लें या फिर अगर कोई मैगजीन आती हो मैगजीन ले लें। मतलब 1 से 2 सोर्स आप करंट अफेयर्स के लिए फॉलो करें, मतलब मेरी राय तो यही है। बाकी सबका अलग अलग रहता है कि किसको कैसे पढ़ने में समझ आता है। ईयरली भी अच्छा रहता है, ईयरली भी पढ़ सकते हैं एग्जाम के समय? मान लीजिए एग्जाम होने वाला है, उसके 1 महीने पहले अगर कोई मैगजीन आई ईयरली, तो क्या वो सफिशिएंट रहता है? वो मुझे लगता है कि पीसीएस वालों के लिए ज्यादा रिलीवेंट है, मतलब जितना मुझे लगता है, मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता, लेकिन जितना मुझे समझ आता है मुझे लगता है पीसीएस वालों के लिए ईयरली ज्यादा रिलीवेंट है। अब हाई कोर्ट में करंट अफेयर से भी किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, उनका भी कोई बहुत ऐसा नहीं है कि हाँ ये पर्टिकुलर चीज है ऐसे पूछा जाएगा या ये मेथड, कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। तरीके के बारे में पता नहीं। हाँ मतलब करंट अफेयर्स को लेकर मैं ये कहूंगी कि करंट अफेयर्स आपको पढ़नी है, रेगुलर पढ़नी है, लेकिन उसमें ये है कि करंट के साथ आप रेगुलर रहने के साथ कोई एक या दो सोर्स की चाहे मैगजीन फॉलो करें या पीडीएफ फॉलो करें, बहुत ज्यादा यहाँ अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि जीएस भी यहाँ पे काफी ज्यादा पूछी जा रही है। नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो आपको वैसे भी पूरा अटेम्प्ट करना है, नेगेटिव मार्किंग ना होने की वजह से कट ऑफ भी ज्यादा जाती है। अगर हम बात करें जो यूपीपीएससी आरओ का एग्जाम करवाता है, जहां सचिवालय की पोस्टिंग मिलती है या फिर
लोक सेवा आयोग की पोस्टिंग मिलती है आरओ को। उसके अलावा जो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ का है, दोनों में क्या आपको डिफरेंस लगता है कि कहाँ पर डिफरेंस रहता है पे ग्रेड में, या फिर और कोई जगह डिफरेंस आपको नजर आता है? अब मैं क्योंकि हाई कोर्ट में वर्किंग हूँ तो मुझे सचिवालय का बहुत थोड़ा ज्यादा बहुत नहीं रिसर्च है। मतलब किया होगा जितना आपने? मैंने सुना है तो मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ प्रमोशन थोड़ा फास्ट है हाई कोर्ट में। और वर्क प्रोफाइल की बात करें तो शायद सचिवालय का ज्यादा अच्छा है हाई कोर्ट से। वैसे मुझे यहाँ का बहुत अच्छा लगता है। वर्किंग टाइम आप लोग का क्या रहता है? हम लोग का वर्किंग टाइम 9:30 से 4:30 है। तो बहुत डिसेंट वर्किंग टाइम है। आप अपना काम खत्म करो, उसके बाद आप घर जाके आपकी कोई हॉबी है, आपको फैमिली को टाइम देना है, तो मुझे ठीक मतलब लगता है। एक्स्ट्रा वर्कलोड नहीं रहता कि आप ऑफिस से घर गए फिर फोन आ रहा है फाइल कंप्लीट करनी है, ऐसा कुछ? नहीं, नहीं, आप हाई कोर्ट से चले गए तो ऐसा कोई फ़ोन-वोन नहीं आता। और बाकी अगर पे ग्रेड की बात करें, जो पे ग्रेड सचिवालय का होता है लखनऊ का, वही सेम पे ग्रेड होता है आरओ का? हाँ, सेम होता है। एआरओ के लिए 4600 का रहता है, आरओ के लिए 4800, तो वो सेम रहता है। बाकी आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे जो छात्र अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कोई सजेशन या सुझाव आपका कि ये चीजें करें, मतलब बेहतर अपने एग्जाम के लिए कर सकते हैं? मैं यही कहूँगी कि ये जो एग्ज़ाम है इसमें एसएससी वाला स्टूडेंट भी बैठ रहा है, पीसीएस वाला भी, जो आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं वो भी बैठ रहे हैं। तो मैथ्स और रीजनिंग को बहुत ज़्यादा हल्के में ना लें। यहाँ से एसएससी वाला और यूपी ट्रिपल एससी वाला जो स्टूडेंट है वो गलत नहीं करता है। मतलब मेरा एक भी क्वेश्चन उस वाले पोर्शन से गलत नहीं हुआ था। मैं जीएस में मैं अपना बताऊँ तो मैं फैक्ट याद रखने में बहुत इंटेलिजेंट नहीं हूँ। मतलब मुझे फैक्ट मुझसे याद नहीं होते, बहुत मुश्किल से याद होते हैं। तो जो मैंने अपनी वेटेज ली थी वो इसी पोर्शन पे ली थी। तो फिर मैं यही कहूँगी कि आप एक तो इसको हल्के में ना लें, आप रीजनिंग कहीं कुछ भी फॉलो करें, अगर नहीं आती तो सीख लें, क्योंकि बहुत बेसिक रीजनिंग आती है। ऐसा नहीं है कि बहुत ऐसा कुछ पूछा जा रहा है जिसको आप ना कर पाएँ। बेसिक अरिथमेटिक आ रही है, तो आप उतने भर का तैयार कर लें, जिससे आप वो 25 जो क्वेश्चन है आप वो कर लें। और करंट अफेयर्स तो आपको किसी भी एग्ज़ाम में मतलब नहीं छोड़नी है। दूसरा जो मेरा सजेशन है वो ये है कि प्रीवियस ईयर लगा लें, बहुत अच्छे से लगा लें प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर और मॉक टेस्ट भी लगाएँ, या आप अगर करना चाहें तो आप प्रीवियस ईयर को एज़ अ मॉक लगा लें, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। और अगर आप घटना चक्र पूर्वावलोकन ठीक तरीके से लगा लेते हैं, और आप मैं हिंदी के लिए भी इसमें बताना चाहूँगी, मतलब एज़ अ सजेशन, अगर जो इंग्लिश मीडियम के जो भी स्टूडेंट हैं उनको हिंदी में अगर दिक्कत है, तो क्योंकि मैंने भी कभी हिंदी को एज़ अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ा था, तो यूपी ट्रिपल एससी के लिए जब मैंने तैयारी शुरू करी थी तब मुझे हिंदी पढ़ने की ज़रूरत हुई थी कि हाँ, अब हिंदी तैयार कर लेनी चाहिए। तो ब्लैक बोर्ड करके एक चैनल है, ब्लैक बोर्ड, छोटे-छोटे वीडियोज़ रहते हैं, उसमें वो सेट भी लगवाते हैं, सेट 1, सेट 2, सेट 3 करके, और ट्रिक भी उसमें बताते हैं कि ये ऐसे करना है। तो मैंने उस चैनल को फ़ॉलो किया था उस टाइम पे। मैं खाना-वाना खाती थी, तो उस टाइम पे हिंदी अपना देख लेती थी। और जैसे अभी हम रील स्क्रॉल करते हैं, तो वैसे ही आप मतलब ये चीज़ भी स्क्रॉल कर सकते हो। पढ़ने के टाइम पे मुझे लगता है कि आप अपना टाइम इधर-उधर वेस्ट ना करो। मेरा सजेशन तो यही है। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे व्यूअर्स के लिए आपने इतनी अच्छी गाइडेंस दी। Thank you। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मुझे एक माध्यम दिया कि मैं अपनी बात कह पाऊँ, बता पाऊँ, और शायद अगर थोड़े से भी लोगों की हेल्प होती है, तो मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात होगी। तो दोस्तों आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा, आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना। बाकी आप लोग को कोई सजेशन या सुझाव होता है, या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ से रिलेटेड आप लोग का कोई क्वेश्चन हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।